गुड इवनिंग बच्चों, टीम सुपर क्लस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा आपसे रूबरू हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली। कहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ लिया, मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया। हमने ये भी देखा कि सवाल पूछा गया कि वाई फ्लावर स्टोर्स नेक्टर। तो नेक्टर पौधों में पाया जाता है, दे इवॉल्व नेक्टर एज ए रिवार्ड टू पॉलिनेटर्स, जो पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन कराते हैं उनके लिए। बट देयर आर सर्टेन पॉलन लार्सनिस्ट, या हम ऐसे कह सकते हैं नेक्टर रॉबर्स। वो नेक्टर की रॉबरी करते हैं और पॉलिनेशन नहीं कराते, जैसे बम्बल बीज हैं, कारपेंटर बीज। तो इस तरह के भी लोग हैं। याद रखिएगा कि सवाल अगर नीट में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेक्टर रॉबर या व्हाट इज नेक्टर रॉबरी, तो यही करिएगा कि कंजम्पशन ऑफ नेक्टर बाय द पॉलिनेटर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज नेक्टर रॉबरी। अब देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जाने से पहले आपने ये देखना है कि हमें करना क्या क्या होता है। तो बेसिकली अगर यही चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक। और बच्चों, एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड। अगर हम लोग बात कर लें एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड nearly 9,000 years to 11,000 years back। और कहां पे? at river valley civilization। तो अगर आपसे बात किया जाए कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कहां पे हुई, तो नदी घाटी सभ्यताओं में कृषि की शुरुआत हुई। और इसमें नाइल रिवर वैली, आपने नील नदी की सभ्यता पढ़ा होगा, आपने इंडस रिवर वैली पढ़ा आपने, ठीक। सिंधु नदी घाटी, तीसरा वांगहो रिवर वैली। सो एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड एट मल्टी लोकेशन। और कब? लगभग 7000 से 9000 ईसा पूर्व। लेकिन अगर नीट में ईयर्स में पूछा जाए तो 9000 से 11000 वर्ष पूर्व। अब सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को डोमेस्टिकेट किया और सबसे पहले किस फसल की खेती करना शुरू किया? सी अर्ली मैन वाज हंटर। बच्चों, कृषि की शुरुआत यह भी पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तो आंसर है न्यू स्टोन एज। एग्रीकल्चर की खोज हुई है। और आपको बतला दूं कि अर्ली मैन वाज हंटर। आदि मानव शिकारी हुआ करता था, वो फ्लैश ईटर होता था और जो ट्यूबर्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, कंदमूल, इन सबको इकट्ठा रखता था, स्टोर करके उनको खाता था, खेती नहीं करता था। फिर न्यू स्टोन एज में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। और सवाल पहला बनेगा, विच क्रॉप वाज डोमेस्टिकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द अर्ली मैन। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। और कैसा प्लांट? वाइल्ड प्लांट, क्योंकि सारे पहले नेचर में पाए जाते हैं। अंडर ह्यूमन सुपरविजन। मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा अपनी देखरेख में पौधों को प्राकृतिक वास स्थान से ले आकर खेती करने की प्रथा को डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। अब सवाल यह बनता है कि ऐसी कौन सी फसल थी जिसे सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया? तो बार्ले वाज डोमेस्टिकेटेड सब फर्स्ट ऑफ ऑल।
मनुष्य ने सबसे पहले जौ की खेती शुरू की? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर बच्चों इसी तरह सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले किस एनिमल को, तो हॉर्स एंड डॉग। तो सबसे पहले मनुष्य ने घोड़े व कुत्ते को पालतू जानवर की तरह पालतू बनाया। और अगर मिल्क के लिए सबसे पहले, तो सबसे पहले आदि मानव ने गोट को, बकरी, मिल्क के लिए डोमेस्टिकेट किया। सवाल यह पूछा गया है नीट में कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? सो दैट इज जमुनापारी। सबसे ज्यादा दूध देने वाली ये। ओके, अब इससे ढेर सारे जो नीट में सवाल पूछे जाते हैं वो है व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? कल्टीवेशन ऑफ एनफ फूड ग्रेन्स और पर्टिकुलरली सीरियल्स। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं, पापा, वो दो हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। So father of green revolution in India, M.S. स्वामीनाथन। और वर्ल्ड डॉक्टर नॉर्मन एडवर्ड बोरलॉग। ये मैक्सिकन वीट ब्रीडर थे बच्चों, मैक्सिको के थे, जहां की वो एक्ट्रेस थी बारबरा मोरी, आपको याद होगा काइट मूवी में। सो डॉक्टर नॉर्मन एडवर्ड बोरलॉग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड एंड ही इज well known wheat breeder. He developed semi dwarf varieties Sonra 64 and Lerma Rosa 64। और M.S. स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो देखिए स्वामीनाथन साहब ने क्या किया था बच्चों, जो नीट में सवाल पूछा जाता जल्दी से देख लेते हैं। यह है सोनरा 64 और लर्मा रोजा 64। इसी पे म्यूटेशन ब्रीडिंग किया दोनों में इन्होंने, गामा म्यूटेशन और इसके लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता। और कोबाल्ट 60 आल्सो यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, कीमोथेरेपी के लिए, याद रखिएगा। और सुनरा 64 से इन्होंने बनाया शरबती सोनरा, ये वैरायटी। लर्मा रोजा 64 से पूसा लर्मा। सो शरबती सोनरा, पूसा लर्मा एंड सोनालिका, दीज आर दी हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटीज। इसके अलावा जया रत्ना, ये सब धान की बहुत उन्नतशील किस्मों का आविष्कार हुआ। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों वैरायटी कहाँ से आया? ये मैक्सिकन व्हीट है, ये डॉक्टर नॉर्मन एडवर्ड बोरलॉग ने तैयार किया। और फिर स्वामीनाथन साहब ने इसी में चेंजेस करके और अपने देश की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वैरायटीज बनाई। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, जहाँ पे खेती होती है, उन्नत खेती की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। और अगर हम लोग क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, हमको अभी पढ़ना सिर्फ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद कर लीजिए। तो जिस तरह आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ लिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति,
ठीक। वैसे बच्चों मालूम है 60 और 70 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, बट नाउ इट इज द टाइम ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये समय जो दौर चल रहा है उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन मींस कल्टीवेशन ऑफ एनफ फूड ग्रेन्स फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर फ्यूचर जनरेशन without altering the quality of soil. It is the part of sustainable agriculture, right? Green revolution is related with cereals. Then yellow revolution, oil seed crops. Blue revolution, aquaculture, that is fish. Then pink revolution, it's related with prawn. Then white revolution, milk. और हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया बच्चों, किस चीज के लिए? मिल्क के लिए। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया हम किसको बोलते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एंड डॉक्टर वर्गीज कुरियन वाज द फर्स्ट चांसलर अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ फॉर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। So Dr. Verghese Kurian is regarded as father of green revolution in India. Excuse me. और हमारे देश में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI और नेशनल डेयरी रिसर्च लेबोरेटरी करनाल हरियाणा में। ओके। देन सिल्वर रिवोल्यूशन, अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। अब देखिए इम्प्रूवमेंट के लिए जब भी हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है इंट्रोडक्शन। ये पहला स्टेप हो गया। एंड व्हाट इज इंट्रोडक्शन? दिस इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ germplasm with desired superior trait from its native place। दो तरह का होता है, एक होता है ईसी दैट इज एक्सोटिक कल्टीवार, मतलब जो विदेशी नस्ल होती है हम विदेश से मंगाते हैं। जैसे गाय वगैरह में हम जब कैटल में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो देसी गैया में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए सीमेन मंगाते हैं बाहर से, और वो सीमेन लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रिजर्व होता है। अब हम मंगाते हैं किसका? ब्राउन स्विस का बना, ब्राउन स्विस वैरायटी, जर्सी है, ठीक, फ्रीजियन है। सो फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, जर्सी, दीज आर दी यूरोपियन ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड। और अगर मान लीजिए हम यूपी के रहने वाले हैं और हम गुजरात से मंगा लें गिर नस्ल मंगा लें या साहिवाल मंगा लें तो ये इंडिजिनस कल्टीवार कहा जाता है। इंडिजिनस कल्टीवार। इंडिजिनस कल्टीवार मतलब अपने देश के दूसरे भाग से एक यूजफुल इंप्रूव्ड वैरायटी को ले आना। अब इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं होता, इंट्रोडक्शन इज अंडर क्वारंटाइन। तो सबसे पहले क्वारंटाइन क्या होता है ये याद रख लिए, इंस्पेक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड germplasm। Now germplasm either in the form of seed, in the form of vegetative propagules, in the form of semen, in the form of frozen eggs, in the form of embryos, anything, any could be any part of the plant or animal body which can be used in animal breeding and plant breeding programs. So what is quarantine? Inspection of exotic germplasm for the presence of pests and diseases
अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914, ये नासी जीव अधिनियम 1914, जब भी बाहर से कोई चीज मंगाया जाएगा उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब इंस्पेक्शन के लिए हम क्या है, अलग अलग सेंटर्स बना रखे हैं, जैसे NBPGR, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसर्च, सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, looks after quarantine of cereal scrap which are coming from American, European and Australian areas. Okay, so quarantine is a kind of check post, a kind of barrier where these varieties which were procured from other countries must be checked. And then number 3, acclimatization. Acclimatization. So what is acclimatization? After quarantine, these exotic varieties are grown, in case of crops, are grown in different agroclimatic zone to adopt the changed environment, because the agroclimatic conditions of their own area might differ from indigenous Indian environment. So acclimatization है at different agroclimatic zone. कहाँ करेंगे? Agroclimatic zone. And after acclimatization, selection. सिलेक्शन, अब उसमें से हम कोई न कोई एक जर्म प्लाज्म सेलेक्ट करेंगे अपनी लोकल वैरायटी से, उसका क्रॉस करने के लिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, ठीक है। बच्चों मेरा सवाल, चाहे ये प्लांट ब्रीडिंग हो, एनिमल ब्रीडिंग हो, या बेटा लोग तुम्हारी शादी मुझे करानी हो और आपको अगर सिलेक्शन करना हुआ, तो पहला सवाल, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, तो सिलेक्शन किस पे बेस्ड होता है? बोलिए। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन phenotypic characters. You can't go for this genetic information. वो means, जैसे सिलेक्शन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये सवाल नीट में पूछा गया है। आज आदिम जमाने से चला रहा, किसान खेत में जाता है और जहां पे गेहूं और बाजरे वगैरह की बालियां जो बड़ी बड़ी होती हैं, जिनमें ज्यादा सीड बनता है, जिसमें हेल्दी सीड्स होते हैं, उसको गांव का किसान पहले रखता था बीज के लिए, बाकी खाता था या व्यापार करता था। सो सिलेक्शन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, ये सवाल पूछा गया है, ठीक। वाइल्ड म्यूटेशन इज द क्विकेस्ट मेथड, ये सब आपको याद करना पड़ेगा प्लीज, ठीक है। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आपके लिए भी मीन्स, अगर आपकी भी शादी मुझे कराना पड़ा, शादी करना है, तो सिलेक्शन 4-6 जगह से रिश्ते आए, तो आप सिलेक्शन किस बेसिस पे करोगे? फिनोटाइप। जिस बेटे को लंबी लड़की पसंद होगी तो लंबी वाली को बोलेगा सर जी इसको टिक कर दो, सांवली पसंद है तो उसको करेगा। तो यू नो द थिंग्स, सेम चीजें हर जगह अप्लाई होगा, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और सिलेक्शन के मेथड्स कितने होते हैं? हम लोग 3 तरीका लेंगे, प्योर लाइन सिलेक्शन, आल्सो कॉल्ड एज सिंगल प्लांट सिलेक्शन। और ये कहां पे? यूजुअली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए, जैसे व्हीट। और दूसरा है मास सिलेक्शन, समूह चयन, और ये मेनली किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, जैसे कॉटन एंड जिया मेज। और मेज में जो पहली वैरायटी बनाई गई उसका नाम था डोडा पेट्टा हुट्टा। ये याद रखिएगा, डोडा पेट्टा हुट्टा, ठीक।
आपको बताऊं, जैसे आम की सबसे बढ़िया, इस समय आम का सीजन चल रहा है, तो आम की सबसे बढ़िया वैरायटी इंडिया में अल्फांसो, लोकली हापुस कहते हैं। उसी तरह अगर आप तरबूज इस समय चल रहा है, उसकी सबसे बढ़िया वैरायटी माधुरी। उसी तरीके से अगर अमरूद आप खाते हो तो बहुत बढ़िया वैरायटी है लखनऊ 49। तो ये बातें भी बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और तीसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। इसका कहाँ यूज करेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेटेड क्रॉप्स में, जैसे पोटैटो, शुगर केन। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा बेसिक बातें पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में प्रैक्टिस करेंगे, हम खेतों में जाएंगे और जो सबसे बढ़िया गेहूं का पौधा होगा, लंबा होगा, जिसकी बाली बड़ी होगी, जिसमें नंबर ऑफ सीड्स मोटे होंगे, ज़्यादा होंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। अब 50, मान लीजिए 50 बीज मिले, अब दूसरे साल क्या करेंगे, उन 50 को ग्रो करेंगे और फिर उनमें से एक पौधा सेलेक्ट करेंगे, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल। तो लगभग प्योर लाइन सिलेक्शन में 7 to 10 जनरेशन लगता है टू गेट अ हाई यील्डिंग वेराइटी, जैसे PV18, कल्याण 227, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट वेयर डेवलप्ड बाय दिस मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, PV पदनगर वैरायटी, मदर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द यूनिवर्सिटी विच इज नोन एज मदर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति की सारी रिसर्च मोस्टली वहीं से शुरू हुआ, 1960 में यूनिवर्सिटी बनी थी ये। ओके, अब तो प्योर लाइन सिलेक्शन में लगभग कितना, 7 से 10 पीढ़ी लग जाएगी, याद रखिएगा। मास सिलेक्शन में क्या होता है, हम खेत में जाते हैं और 100 जो सबसे बढ़िया पौधे होते हैं उनके बीजों को लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, अगले साल फिर ग्रो करा के आपस में रैंडम क्रॉसिंग कराते हैं, फिर यही प्रोसेस कराते जाएंगे। तो 6 to 7 जनरेशन के बाद हमको हाई यील्डिंग वैरायटी मिल जाएगी। क्लोनल सिलेक्शन जो है इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि मिक्स्ड जीनोटाइपिक पॉपुलेशन में से जो बेस्ट जीनोटाइप होगा, इट कैन बी सेपरेटेड एंड इट इज सिमिलर टू प्योर लाइन सिलेक्शन। जैसे आलू की हम बात कर लें, कुफरी रेड वेराइटी ऑफ पोटैटो वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से? दार्जिलिंग रेड राउंड। ये लाल गुलाल है और लाल गुलाल से ही प्योर लाइन सिलेक्शन करके एक हाई यील्डिंग वैरायटी बनाया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी आलू की, और उस आलू का नाम है कुफरी रेड। बच्चों किसी भी वैरायटी के नाम के पहले कुफरी लग जाए वो 100% आलू होगा, क्योंकि हिमाचल के शिमला में एक जगह है कुफरी जहां पे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वहां से डेवलप की गई वैरायटीज के नाम के पहले सफिक्स प्रीफिक्स शुड बी कुफरी। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पूसा रोड नई दिल्ली, वहां से भी जो वैरायटीज बनती है, पूसा गौरव, पूसा अगेती, देन पूसा रूबी। तो अगर किसी वैरायटी के नाम में प्रीफिक्स पूसा लगा, इसका मतलब वो वैरायटी कहाँ डेवलप की गई होगी? IARI, ये याद रखिएगा। उसी तरह पंतनगर वैरायटी आपको मालूम है, पंत 10, पंत 12, पंत 14। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर एक सवाल पूछा जाता है चिप्स ये किस आलू से बनता है, तो उस आलू की किस्म का नाम है कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना, ये याद रखिएगा। ठीक, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कुफरी में है। शिमला। ओके, तो सिलेक्शन का जरिया बता दिया। ठीक, आपने सबसे पहले अपना, जब भी इस तरह का काम करते हैं तो हमारा एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग वो डिसाइड कर लेते हैं, उसी के अनुसार हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद क्या होगा? अगला इमैस्कुलेशन। What is emasculation? Emasculation is nothing but removal of male reproductive part, particularly anther, before maturity.
और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है क्या? टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, टू प्रिवेंट सल्फिंग। क्यों? क्योंकि हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉसिंग करा रहे हैं बिटवीन टू पेरेंट्स विद यूजफुल कैरेक्टर्स। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होगा? 5 तरह का। इंट्रावेराइटल, एक ही वैरायटी के 2 पौधे। इंटरवेराइटल, अलग अलग वैरायटी स्पीसीज सेम हो। देन इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग स्पीसीज जीनस सेम हो। इंटर जेनरिक, अलग अलग जेनरा में। एंड रेट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक्स में इसी को बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन 5 तरह का हुआ। इंट्रावेराइटल, इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक, रेट्रोग्रेसिव। मैं 5 शब्द लिख दे रहा हूं, लेकिन पहले इमैस्कुलेशन समझिए। तो इसमें होगा क्या? रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर मैच्योरिटी इन बाइसेक्सुअल flower to prevent contamination. Not required if flower is unisexual, flower is unisexual, ठीक, are cross pollinated। वहां पे मैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती। मिलते जुलते सवाल आपको सीखने होंगे, नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं आप। रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिफोर मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन इन प्लांट। जब बच्चों कैटल्स में हम यही करते हैं, तब कौन सा शब्द यूज करते? कैस्ट्रेशन। एंड रिमेंबर, ड्यू टू इथिकल रीजन, ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, यह कानूनन जुर्म हो गया। जो आप वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी पढ़ते हैं, दीज आर दी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा, सवाल कई बार पूछा गया है। ओके, अब इमैस्कुलेशन के बाद हम करते क्या है? चिमटी के द्वारा, निडल के द्वारा एंथर्स को मैच्योर होने के पहले ही रिमूव कर देते हैं, यही प्रोसेस होता है। और इमैस्कुलेशन के बाद फ्लावर को बैगिंग कर देते हैं हम लोग। बैगिंग मतलब जैसे ये फ्लावर है, तो इसको किसी भी, ये देखिए हम क्या यूज करते हैं? मसलिन क्लॉथ और बटर पेपर, कोई भी चीज यूज करते हैं वाइट, और उससे बंद कर देते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। क्यों? हवा से पॉलन ग्रेन आते हैं ना, इंसेक्ट आते हैं, यू नो, सेवरल एजेंसीज आर देयर, तो वो कंटामिनेशन ना हो, तो उसके लिए हम बैगिंग कर देते हैं। उसके बाद अगला स्टेप हम क्या करते हैं? टैगिंग करते हैं। टैगिंग मतलब बच्चों, इसमें एक एल्युमिनियम की फॉयल, और एक बार मुझे याद है जीके में सवाल पूछा गया था कि ये जो टैग होता है एल्युमिनियम फॉयल, इसकी लेंथ और विड्थ में रेशियो क्या होता है? तो वही रेशियो होता है जो हमारे नेशनल फ्लैग में होता है, 3:2 होता है। 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग, डेट ऑफ पॉलिनेशन, डेट ऑफ इमैस्कुलेशन, ठीक, नेम ऑफ ऑथर, सारी चीजें लिखा रहता है। जैसे कि बच्चे अगर जा रहे हो कहीं खेतों में, इस तरह के रिसर्च हो रहा है, तो वो डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो बैगिंग हो गया, टैगिंग हो गया। इसके बाद क्या होता? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अब क्या करते हैं कि जब व्हेन कार्पेल और पिस्टिल बिकम्स मैच्योर, एट मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, desired pollen grains are dusted over stigma with the help of needle and flowers are again bagged। कब तक? टिल फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, अब फ्रूट फॉर्मेशन के बाद क्या है? इवेल्युएशन ऑफ F1 हाइब्रिड।
कहाँ करते हैं हम? गवर्नमेंट के और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के फार्म हाउसेस पे करते हैं। इवैल्यूएशन में हम चेक करते हैं कि द डिजायर्ड ट्रेट विच वाज ट्राइड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लांट, वो हुआ या नहीं, जो यूजफुल कैरेक्टर हम चाहते थे वो है कि नहीं। और एक शब्द पढ़ते हैं इसके लिए, हेटेरोसिस, आल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। सो ये टर्म दिया था G.H. शल ने। सो व्हाट इज हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर? सुपीरियरिटी ऑफ F1 heterozygous over their parents. Superiority of F1 heterozygous over their parent is called as heterosis or hybrid vigor. और ये किस वजह से हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, क्रॉसिंग की वजह से होता है, ठीक। लेकिन बट सेल्फिंग या इनब्रीडिंग, रिडक्शन इन यूजफुल कैरेक्टर, that is called as inbreeding depression. तो सेल्फिंग से यूजफुल कैरेक्टर कम होते जाते हैं, जबकि क्रॉसिंग करने से लगातार यूजफुल कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। इसीलिए बेटा लोग, ये जेनेटिक्स का प्रिंसिपल है, शादियां दूर से दूर, ठीक, गली मोहल्ले में मत करना, जितनी दूर से दूर रिश्ता है लॉक कर देना तो अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब फाउंडेशन सीड क्या होता है कि आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ F1 heterozygous इट इज मल्टीप्लाइड एट फार्म हाउसेस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ब्रीडिंग फॉर्म्स, एंड उससे जो सीड प्राप्त होगा उसको फाउंडेशन सीड कहते हैं। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, तो फाउंडेशन सीड से मल्टीप्लाई करके जो सीड मिलता है उसको हम सर्टिफाइड सीड कहते हैं। और सर्टिफिकेशन कौन करता है? नेशनल एजेंसीज, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। उसके बाद ये सर्टिफाइड सीड मार्केट में किसानों तक पहुंचता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल सीड कॉरपोरेशन लुक्स आफ्टर सर्टिफिकेशन ऑफ न्यूली रिलीज्ड वेराइटीज, और फिर ये वेराइटीज फिर पूरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूरे देश में दी जाती है। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में करते हैं। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होगा? वो 5 तरह बताया तो मैंने आपको। इंट्रावैराइटल, इंटरवैराइटल, देन इंटर स्पेसिफिक, देन इंटर जेनेरिक एंड रेट्रोग्रेसिव। जेनेटिक्स में इसी को बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर आपने देखा तो सारी बातें मैंने आपको सिखाई, इतना सीखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे। थैंक यू।